हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट बाल विकास हो जाता है, इसके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फटाफट से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें समझने के लिए होती है, कुछ चीज़ें रटन पद्धति से चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। तो और रटन पद्धति तो अच्छी होती ही नहीं है। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझा क्या कीजिए, और जो किताबी लैंग्वेज है उसको तो समझा ही कीजिए, प्लस जो हम आपको पॉइंट्स देते चलते हैं उनको भी नोट डाउन किया कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जो एग्जाम्पल्स देते हैं, जो पॉइंट्स बताते हुए चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपने अभी विजिट किया है, न्यू है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन जो होती है वो आप लोगों के पास पहुंच जाती है और आप क्लास अटेंड कर पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम जीन पियाजे चचा के बारे में देख लेते हैं। तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया की अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, पूर्व संक्रिया की अवस्था। क्योंकि इनकी कितनी अवस्थाएं हैं, तो जो अवस्थाएं हो जाती हैं वो 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो जीन पियाजे जी हैं, इनकी जो 4 अवस्थाएं इन्होंने दी है, तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपकी हो जाती है संवेदी गामक अवस्था। यही तो होती है ना? तो संवेदी गामक अवस्था आप इसमें देखिएगा। देखिए, यहाँ पे आपका हो जाता है संवेदी गामक अवस्था, जैसा कि अभी बताया, या आप कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। ये कब से कब तक होती है? तो 0 से 2 वर्ष। 0 का मतलब क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष, है ना? उसके बाद आपका हो जाता है पूर्व आपकी संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी हो जाती है 2 से कितना, तो 7 वर्ष हो जाती है। और उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? तो 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है। उसके बाद आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आप कह लें या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह लें, तो आपकी ये हो जाती है 11 से 18 वर्ष। ठीक है। तो ये 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। और इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया की अवस्था। तो पूर्व संक्रिया की अवस्था आपका हो जाता है 2 से 7 वर्ष। देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है 2 से 7 वर्ष, यानी ये सेकेंड स्टेज होती है। तो इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं। बालक अपने ही ढंग से अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं निर्मित भाषा का प्रयोग करने लगता है। इस आयु की उत्तरावस्था में बालक स्वयं निर्णय भी लेने लगता है, क्योंकि अब बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो स्वयं निर्णय ले सके। 2 से 7 वर्ष। लेकिन जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है, जन्म से 2 वर्ष तक, तो क्या होता है, वो दूसरों पे ही फुल तरीके से डिपेंड होता है ना? परंतु उसके निर्णय दृश्य विधानों से यानी विधानों से संबंधित ज्ञान से संबंधित अधिक होते हैं, और धारणात्मक ज्ञान से संबंधित बहुत कम या नहीं के बराबर हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को देखा। थोड़ा सा अगर डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं, तो जो संवेदी गामक अवस्था होती है वो देखिए जन्म से 2 वर्ष की होती है। इसमें देखिए क्या होता है, जो बच्चा होता है वो वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा और स्वाद के माध्यम से क्या करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। अब छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है भाई, वो देखकर ही तो, सुनकर ही तो, गंध के द्वारा ही तो प्राप्त करेगा ना। उसके बाद बच्चा भी देखिए, बच्चा क्या है, इंद्रियों के द्वारा कब सीखता है? अगर बात की जाए बच्चा इंद्रियों के द्वारा कब सीखता है, तो बच्चा संवेदी गामक अवस्था में इंद्रियों के द्वारा सीखता है। लेकिन हम यहाँ पे कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं? हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पढ़ रहे हैं ना। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये होता है कि बच्चा देखिए अभी तो वो कितने वर्ष का है, 2 से 7 वर्ष का है। आप कहेंगे अभी तो मैम आपने बताया था, बिल्कुल बताया था, और बार बार हम रिपीट करेंगे चीज़ों को, जिससे आपके माइंड में चीज़ें छप जाएं।
ठीक है। और इस अवस्था में क्या होता है, बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है रहता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है इसमें अपने जो अमजोली के बच्चे होते हैं उनके साथ खेल खेलना बहुत पसंद करता है। और बालक क्या होता है, बालक शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। तो इस तरह से ये आपका जो हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसमें हो जाता है। अब चलते हैं, देख लेते हैं व्यक्तिक भिन्नता से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिक भिन्नता अब क्या है, आप हो, हम हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सभी एक जैसे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं एक जैसे हैं। व्यक्तिक भिन्नता होती है ना। तो व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं। किताबी भाषा में व्यक्तिक भिन्नता का ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कोई भी दो व्यक्ति समस्त दृष्टिकोण से एक दूसरे से नहीं मिलते। बिल्कुल सही है। उनमें पाई जाने वाली भिन्नताएं ही व्यक्तिक भिन्नता कहलाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरे से अलग प्राणी के रूप में प्रस्तुत करती हैं। व्यक्ति एक दूसरे से मानसिक, संवेगात्मक तथा गतिवाही दशाओं से भिन्न होते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो मनुष्य होता है वो अलग अलग, आप जैसे अलग हो, हम अलग हैं, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई ठुमका है, कोई काला है, कोई गोरा है। तो यानी और मानसिक, किसी का देखिए मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, किसी का मंद होता है, किसी को एक चीज समझा दो तो बार बार समझानी पड़ती है, यानी वो समझना ही नहीं चाहता, या ये मान ले वो समझ ही नहीं पाता। कुछ को आप एक ही बार कोई चीज बता देंगे, वो उसके माइंड में सेट हो जाएगी और वो उस चीज को कभी नहीं भूलेगा। तो ये सब क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता ही तो होती है। अब इसमें ये होता, कहते हैं इस मनुष्य का या इस व्यक्ति का माइंड कम है। माइंड सबके एक समान होता है, ऐसा नहीं किसी का कम किसी का ज्यादा। ये होता है कि यूज करना नहीं आता है, किसी को यूज करना आता है, किसी को यूज करना नहीं आता है। तो यही सब चीजें हो जाती। कहते नहीं कि वो जो पर्सन जा रहा है भाई बहुत अच्छा है, उसको कोई चीज एक बार में बता दो, वो एक चीज एक बार में समझ लेता है, बहुत भाई टैलेंटेड है। तो क्या है वो उसकी वो उसकी विशेषता है ना। कोई जा रहा है ना भाई बहुत इससे तो परेशान हो गए हम, एक चीज को बताओ बार बार बताओ फिर भी इसकी समझ में नहीं आता है। तो क्या है, ये भी व्यक्तिगत भिन्नता हो जाती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कल्पना से आप क्या समझते हैं? कल्पना कौन? वो आपके जो स्कूल में पढ़ती वो वाली कल्पना नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरी कल्पना है। ठीक है, तो वो खैर यहाँ पे थोड़ा सा हंसना था। यहाँ पे देखते हैं कल्पना का अर्थ एवं परिभाषा। कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें विगत अनुभवों से या उनके वस्तुओं को जो हमारे सामने नहीं होती है नए रूप में संगठित करके उनका पुनः स्मरण करते हैं। अतः किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसका नए रूप में मानसिक चित्रण ही कल्पना है। जैसे कहते हैं हम कल्पना में खो गए, हमने आज ये चीज़ें हमने कल्पना की, ऐसे हो गया, हमने ऐसे किया भाई, हमने डीएलएड कंप्लीट कर लिया, हम टीचर बन गए, आज पूरा मतलब हम बैठे बैठे ही, हमने चेयर पे बैठे बैठे ही हमने हर चीज़ कल्पना कर ली। तो क्या होता है, ये कल्पना ही तो है ना भाई। अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, और अभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, लेकिन कल्पना हमको कहाँ तक लेके चली गई? हाँ, टीचर तक, टीचर हम बन गए यहाँ तक। उसके बाद आपका हो जाता है अनुकरण द्वारा सीखना से आपका क्या तात्पर्य है? तो अनुकरण से आज से किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को फिर से करना है। व्यक्ति सभी व्यक्तियों के कार्य को अनुकरण न करके अपने से योग्य व्यक्तियों का ही अनुकरण करता है। बालक प्रायः अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। अनुकरण दो प्रकार के होते हैं, अनजाने में और जानबूझकर। कि अनुकरण क्या होता है? अनुकरण यानी किसी की नकल करना, है ना। तो ये तो अनजाने में भी हो जाता है और जानबूझकर, जैसे कोई वर्क कर रहा है तो भाई बिल्कुल सेम टू सेम हम ऐसा ही करेंगे, इनकी नकल करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है वो चीज़ें हम करते रहते हैं लेकिन अनजाने में वो नकल हो जाती है, यानी अनुकरण ये चीज़ हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन आपका हो जाता है सीखने के तत्परता के नियम से आपका क्या आशय है? तो इस नियम का अभिप्राय है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। इसी संदर्भ में भाटिया का कथन है, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए हम तैयार हैं तभी हम कोई वर्क कर सकते हैं। अगर हम उसके लिए तैयार नहीं है, भले आप हमसे करवा रहे हैं कोई वर्क, लेकिन हम अगर तैयार नहीं है तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर हो जाती है। और भाटिया महोदय का कथन क्या हो जाता है कि तत्परता या
किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आप युद्ध में जा रहे हैं तो आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली और मन से कर ली, तो यानी आपने आधा युद्ध तो ऐसे ही जीत लिया। और आधा युद्ध जो जीतना होता है वो आपको युद्ध में जाकर, लेकिन जब आपने तैयारी ही नहीं की, आप तैयार ही नहीं अपने आप को कर पा रहे हैं, तो पहले से ही आप विफल हैं। ये चीज़ है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थकान से आप क्या समझते हैं? थकान निम्न प्रकार की होती है। मानसिक थकान भी होती है और शारीरिक थकान भी होती है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे शारीरिक जो थकान होती है, यानी जो शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, तो कहते हैं कि हम थके हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है बंदा या पढ़ा रहा है बंदा तो वो नहीं थकता है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शारीरिक थकान होती है तो उसी तरह से मानसिक थकान भी होती है। अब क्या होता है कि मानसिक थकान में, जब मानसिक थकान होती है तो आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा, आप जो चीज़ को याद कर रहे हैं वो चीज़ आपको अच्छे से याद नहीं हो पाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि चीज़ें आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी अगर आप में मानसिक थकान है तो। और शारीरिक थकान में भी यही चीज़ होती है, जब शरीर थक जाता है तो उसमें कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती है और कार्य वो नहीं हो पाता है। यानी दोनों थकान अपनी अपनी जगह पे होती हैं, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले मानसिक थकान को देखते हैं। अधिक देर तक मानसिक कार्य करने के कारण मस्तिष्क थक जाता है ना, दिमाग जो है वो थक जाता है। ये वो अवस्था होती है कि जब व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहता, अवधान या केंद्रीकरण नहीं हो पाता है तथा चिंतन एवं अबोध की शक्ति मंद पड़ जाती है। यही अवस्था मानसिक थकान कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है, जैसे आप कोई वर्क देर तक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट की, ठीक है ना, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया, 2 से 3 घंटे तक हो गए और आप पढ़ते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपका जो मस्तिष्क है वो थक जाएगा। तो ऐसा होता है, जब आप स्टडी करें तो 50 मिनट स्टडी करें, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर लें, क्योंकि वो रेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है नई चीज़ सीखने के लिए। और ऐसे अगर आप लगातार पढ़ते गए 2 से 3 घंटे 4 घंटे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि चीज़ें आपको कुछ भी समझ में नहीं आती और ऐसा भी लगता है अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या? मानसिक थकान। अब शारीरिक थकान की बात कर लेते हैं। शारीरिक थकान वो अवस्था होती है जब शरीर के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, शारीरिक थकान है तो इसमें शरीर कार्य कर रहा है ना। शरीर के विभिन्न काम शिथिल पड़ जाते हैं और व्यक्ति विश्राम करने के लिए इच्छुक हो जाता है। भाई जब आप थक जाते हो तो क्या करते हो कि अगर हम रेस्ट कर ले, थोड़ा सा आराम कर ले, तो हमारा शरीर फिर से क्या होता है, बूस्ट हो जाता है और हम फिर से पुनः कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। शारीरिक एवं मानसिक थकान एक दूसरे से संबंधित हैं। भाई बिल्कुल संबंधित है। प्रत्येक कार्य में थोड़ी बहुत शारीरिक एवं मानसिक थकान अवश्य आती है। अब ऐसा नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी मानसिक थकान ही, यानी मानसिक थकान ही आती है, क्योंकि आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि लेट के तो स्टडी हो ही नहीं पाती है। फिर मन क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है और लेट के पढ़ो यानी सो गए, यही तो होता है ना। तो बैठ के जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका मानसिक थकान तो आपकी हुई, प्लस आप जब बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपका शारीरिक थकान भी हुई, तो ये भी होता है। प्लस आप जो वर्क करते हैं, जो शरीर से वर्क करते हैं, तो उनका क्या होता है, शरीर तो थकता ही थकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका मानसिक, उनमें भी आती है मानसिक थकान। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है? तो कोहलर महोदय कौन थे? तो आप अच्छे से जानते हो कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो चिंपैंजी, एक बंदर है ना, वनमानुष पर, और उसका नाम क्या था? तो सुल्तान नाम था। अब हम इसको देख लेते हैं। इसमें हम कुछ कार्यों को करके सीखते हैं और कुछ को दूसरों को करते हुए सीखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ कार्य तो अपने आप से सीखते हैं, है ना, और कुछ जो कार्य होते हैं वो क्या करते हैं, जब दूसरा कर रहा होता है तो हम देखते हैं, यानी नकल करते हैं। तो इस तरह से भी हम सीख लेते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम स्वयं अपने आप सीख लेते हैं, बिल्कुल सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। यानी क्या होता है, जैसे आपको कोई कार्य करना है और वो कार्य आपको नहीं आता है, लेकिन जब आप में क्या होता है, एकदम से अचानक से माइंड में आपके ऐसे चलने लगता है, अगर हम इस तरह से ये वर्क करते हैं तो ये वर्क हो जाएगा। यानी आपने क्या किया, सूझ का सिद्धांत, उस पर आपने वर्क कर लिया।
तो इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कोहलर ने लिखा है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तत्कालिक ज्ञान है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि सूझ क्या है, वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तत्कालिक ज्ञान है। तुरंत आपको वो चीज प्राप्त हो जाती है। जैसे इन्होंने क्या किया, सुल्तान, जो वनमानुष सुल्तान था उस पर इन्होंने प्रयोग किया, क्या किया कि 3 डिब्बे रख दिए, यानी मान लीजिए डिब्बे ही समझ लीजिए, और छत के ऊपर इन्होंने क्या किया, केले टांग दिए। अब क्या हुआ, वो अब बंदर है, उसको तो भाई पहली बात तो भूख जिसको लगती है तो वो बहुत ज़्यादा ये होता है कि हमको ये खाने को मिल जाए, और फिर बंदर फिर केलों को लेकर फिर क्या हुआ, देखिए जो भाई सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था, इन्होंने क्या किया कि अब इनको ये चाहिए था कि वो केले किसी तरह इनको प्राप्त हो जाए। अब ये 3 जो बॉक्स हैं, ठीक है ना, अब मान लीजिए इस तरह से एक रूम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर छत पे ये केले टंगे हुए हैं, यहाँ पर 3 बॉक्स रखे हुए हैं, डिब्बे मान लीजिए, बॉक्स मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है, सुल्तान बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये सोच रहा है किस तरह से इन केलों को प्राप्त करें, केलों को प्राप्त करें। अब एक डिब्बे पे पहले तो बैठा सोचता रहा कि किस तरह से क्या करें। तो फिर डिब्बे पे खड़ा हुआ, उसको नहीं प्राप्त हुआ केला, क्योंकि ऊंचाई पे टंगे हुए थे केले, तो एक डिब्बे पे खड़े होकर नहीं मिला। अब क्या किया, एकदम से अचानक से एक सूझ का सिद्धांत मान के चलिए कि सूझ आ गई कि अगर हम बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखते हैं, अगर हम क्या करते हैं, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी केले हमें क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। यही किया और केले प्राप्त हो गए, ठीक है ना। और एक ही प्रयोग नहीं किया गया था, कई प्रयोग हुए थे। इसी तरह से एक प्रयोग ऐसे हुआ था, जैसे फिर से हम बता देते हैं, एक रूम और यहाँ पे केले टांग देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सुल्तान है, अब वो क्या है, यहाँ पे 3 स्टिक्स रखी हुई हैं और ये सुल्तान बैठा हुआ है। अब उसको केले चाहिए। अब क्या हुआ, अब किस तरह से केले मिले, किस तरह से केले मिले, नहीं समझ आ रहा। एकदम से अचानक से ये इन्होंने क्या किया, एक स्टिक उठाई, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा, और जो ये स्टिक्स थी इस तरह से थी कि वो ज्वाइंट हो सके, है ना। तो फिर उसके बाद इसमें अचानक से एक चीज आ गई कि अगर हम इन स्टिक्स को जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, केले हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या किया, तीनों स्टिक्स को जोड़ लिया, और जब जोड़ लिया तो केलों तक ये पहुंच गए और केले इसको प्राप्त हो गए। यानी क्या हुआ, ये जो सूझ का सिद्धांत होता है वो ये अचानक ही सूझ आती है, तो इस तरह से आपको हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कई चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किस पे कोहलर ने किस पे प्रयोग किया, तो चिंपैंजी पर। उसका नाम क्या था, तो सुल्तान था। कितने प्रयोग किए, ऐसा नहीं एक ही प्रयोग किए, कई प्रयोग किए, है ना। तो इस तरह से हो जाता है आपका। अब देखिए, सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए। तो परिपक्वता, सीखना और परिपक्वता आपस में संबंधित हैं। ये दोनों मिलकर बालक के विकास में सहायक होते हैं। सीखना यानी आपको पता है लर्निंग, है ना, और परिपक्वता यानी मैच्योरेशन, यानी मैच्योरिटी, यानी, है ना। तो क्या है, संबंधित है, दोनों मिलकर बालक के विकास में सहायक होते हैं। दोनों एक दूसरे से अत्यंत संबंधित तथा मिले जुले होते हैं। उनको पृथक करके देखना कठिन है। परिपक्वता व्यक्ति की एक स्वाभाविक अभिवृत्ति है या किसी विशिष्ट परिस्थिति के अभाव में भी अनवरत रूप से चलती रहती है। बालकों की परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों न हो, उनमें यह अभिवृद्धि अवश्य होती है। हमें याद रखना चाहिए कि परिपक्वता एक सत्य है। परिपक्वता सीखने की गति पर प्रभाव डालती है, अतः यह आवश्यकता है कि सीखने की प्रक्रिया में परिपक्वता के स्तर को ध्यान में रखा जाए। किसी क्रिया में अभ्यास जिसका परिपक्वता स्तर नहीं हुआ है प्रभावशाली ना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन सी है। फ्रेंड्स, आंसर पर चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जिससे क्या होता है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है और आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाती है और आप अच्छे से तैयारी कर पाते हैं, ठीक है ना। और अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर क्या कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए लाइक जरूर क्या कीजिए। सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, तो करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग हो जाता है। अनुकरण द्वारा सीखना यानी हम क्या करते हैं, कुछ चीजें करके सीखते हैं।
बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे जल्दी सीखते हैं क्योंकि उनमें उद्देश्य निहित होते हैं। वे यह भी देखते हैं कि उनका प्रयास सफल हुआ है या नहीं। यदि असफल रहते हैं तो उनमें हुई गलतियों को ज्ञात करके उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में फ्रोबेल का विचार है, क्रिया के द्वारा ही बालक किसी कार्य को सीखता है, अतः जहां तक संभव हो सके बालक को करके सीखने का अवसर दिया जाए। अब देखिए, जो शिक्षा की जो विधि है कि बच्चे को कैसे शिक्षा दी जाए, तो बच्चे को करके सीखने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अध्यापक आए, उन्होंने बस ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दिया, उसका आंसर भी लिख दिया और इसको छाप लो, ऐसा नहीं है। बच्चे को क्या है, उसको स्वयं से करने देना चाहिए। जब बच्चा स्वयं से करके सीखता है तो वो क्या होता है, उसको चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए करके सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण से आशय किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को फिर से करना है, यानी नकल करना है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो हमें देख के कोई कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। इसके द्वारा भी कोई सीखता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बिना, जैसे बहुत लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं हमने तो किसी को नहीं देखा, हमें ये चीज़ आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। या तो आपने सीखा हो या सीखा नहीं है तो आपने नकल की हो। नकल का मतलब ये होता है किसी को तो आपने देखा होगा करते हुए तभी आप कर पा रहे हो, है ना। तो ये तो भाई जरूरी हो जाता है। व्यक्ति सभी व्यक्तियों के कार्य को अनुकरण ना करके अपने से योग्य व्यक्तियों का ही अनुकरण करता है। बिल्कुल भाई, जो योग्य व्यक्ति होगा, जिसको जो चीज आ रही है और आपको वो चीज नहीं आ रही है, तो क्या है, आप जो आपसे योग्य है उसी को तो देख के आप नकल करेंगे। ऐसा तो नहीं जिसको नहीं कुछ आ रहा है उसकी नकल करेंगे। भाई उसकी नकल करेंगे तो जो चीज आपको आती है तो क्या वो आप चीजें भुला देंगे? ऐसा तो है नहीं। तो अपने से योग्य व्यक्ति की नकल की जाती है। बालक प्रायः अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। अनुकरण दो प्रकार का होता है, अनजाने में और जानबूझकर। बिल्कुल, क्योंकि जो नकल होती है वो अनजाने में भी होती है और जानबूझकर भी होती है। निरीक्षण करके सीखना यानी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वो जल्दी और स्थायी रूप से सीखते हैं। इस विधि में निरीक्षण करते समय बालक अपनी अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है, इसलिए यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षण करके सीखना, नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। बालक इस कार्य को परीक्षण द्वारा ही कर सकता है। इस तरह से हो जाता है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। बिल्कुल, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। सीखने का कार्य व्यक्तिगत और सामूहिक विधियों द्वारा होता है। इन दोनों में सामूहिक विधियों को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली माना जाता है। मुख्य सामूहिक विधियां निम्नलिखित हैं। वाद विवाद विधि। इस विधि में छात्र को बिना किसी हिचकिचाहट के शिक्षक से तथा परस्पर प्रश्न पूछने एवं विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता होती है। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधियां। इस विधि में किसी विशेष विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श, वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। इसमें ऐसे प्रकरण पर विचार किया जाता है जिसमें सभी सदस्यों की रुचि होती है। इसके द्वारा लोगों में सामाजिक एवं भावात्मक गुणों का विकास होता है। इसके द्वारा दूसरों के विरोधी विचारों का सम्मान एवं सहनशीलता की भावना विकसित होती है। कार्यशाला विधि। इस विधि में विभिन्न दर्शनों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है और इन दर्शनों के प्रत्येक पहलू का छात्रों द्वारा अध्ययन किया जाता है। प्रोजेक्ट डाल्टन व बेसिक विधियां। तो इन विधियों में छात्र अपनी रुचि, ज्ञान एवं क्षमता के अनुसार कार्य करता है, जिसमें सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। सामूहिक अधिगम। इस विधि में बालकों के सामूहिक यानी समूह के रूप में एक बैठाकर उनको चित्र द्वारा अथवा अन्य सामग्री देकर सिखाने का प्रयास किया जाता है। इसमें बालकों का मानसिक विकास संभव है तथा बालक शीघ्रता पूर्वक सीखते हैं। आप चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम की विशेषताएं बताइए। अधिगम यानी लर्निंग है ना, तो इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिकों की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर योकम एंड सिम्पसन ने अधिगम की निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया है। अधिगम परिवर्तन है। अधिगम संपूर्ण जीवन यानी अधिगम क्या है, संपूर्ण जीवन चलता है। बिल्कुल, अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम विकास है। अधिगम अनुकूल है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम उद्देश्य है। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम खोज करना है। अधिगम नवीन कार्य है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम यानी क्या है, आपको पता है, सीखना यानी लर्निंग, है ना। क्या होता है, अधिगम यानी सीखना यानी लर्निंग हो जाता है। इसमें क्या है, प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवन में नए नए अनुभव एकत्र कर व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। ये अनुभव तथा
इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। दूसरे शब्दों में सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। सीखने के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं जो निम्नलिखित हैं। वुडवर्थ के शब्दों में सीखना विकास की प्रक्रिया है, और स्किनर के शब्दों में सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गेट्स व अन्य के शब्दों में सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो व क्रो के शब्दों में सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। बिल्कुल सही है। उसके बाद है सीखने के अधिगम के मुख्य नियम, यानी सीखना या अधिगम के मुख्य नियम क्या क्या हो जाते हैं, तो आपको पता है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तत्परता का नियम यानी किसी चीज के लिए आप तत्पर हैं, है ना। तो जब हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो क्या होता है, तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। यदि बच्चे में गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। काम करने में आनंद एवं संतोष का अनुभव करेगा। इसके विपरीत सीखने के लिए तैयार नहीं होने की दशा में बच्चे को सीखने की क्रिया से असंतोष मिलता है और प्रायः वह क्या करता है, यह खोज यहाँ पे आपका हो जाता है, प्रायः क्या करता है, खोज उठता है। यानी कि आप इसमें क्या चीज़ें हो जाती है, जैसे आपने कोई काम है, तत्परता का नियम है, आप किसी काम को करने के लिए तैयार है तभी आप वो काम करेंगे। अगर कोई काम करने में आपको आनंद नहीं मिल रहा है, यानी आपको वो काम करने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अभ्यास का नियम, जैसे कहते नहीं है कि अभ्यास करते करते आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, तो अभ्यास, इस नियम का तात्पर्य हो जाता है अभ्यास कुशल बनाता है, बिल्कुल कुशल बनाता है। आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ी, थोड़ी सी समझ में आई, दोबारा पढ़ी और ज़्यादा समझ में आई, जितनी बार आप पढ़ेंगे उसमें से आपको कुछ ऐसा नई चीज़ ऐसे लगेगा कि नई चीज़ हमने आज पढ़ी है। और क्या कर रहे हो आप, रिवीजन कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, तो यानी अभ्यास कुशल बनाता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते। जैसे आप साइकिल ही चला रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या करते हैं, रोज़ अभ्यास करते हैं, रोज़ अभ्यास करते हैं, एक दिन इतनी अच्छी से आप चला लेंगे। या आप कोई भी वाहन चलाएं, या आप कोई भी वर्क करें, या आप स्टडी कर रहे हैं, तो एक दिन आपने एक चीज़ पढ़ी, वो चीज़ नहीं अच्छे से समझ में आई, दोबारा आपने प्रैक्टिस की, रिवीजन किया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ लोग क्या कहते हैं, हमें कोई चीज़ याद ही नहीं होती है, हम तो याद कर रहे थे, समझ रहे थे, हमने पढ़ा था। अब उससे ये तो पूछो कितनी बार आपने पढ़ा था, प्रैक्टिस करी थी आपने, रिवीजन किया था आपने। आंसर क्या होगा, नहीं। अगर आंसर नहीं में है तो उनको समझ में कैसे आएगा एक बार में, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। यदि हम किसी सीखते हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। इसे थॉर्नडाइक ने अपने उपयोग का नियम और बिना अभ्यास से ज्ञान विस्मृत हो जाता है, उसे अनुप्रयोग का नियम कहा जाता है। प्रभाव का नियम, यह प्रायः हम उस कार्य को ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिनका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हम सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को दोहराते नहीं हैं। यानी कहने का मतलब ये क्या हो जाता है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें अगर हमको संतोष मिलता है तो हम वो वर्क क्या करते हैं, बार बार करते हैं। लेकिन जिसमें हमको संतोष नहीं मिलता है, कष्ट मिल रहा है, बस कष्ट वाली चीज़ कोई नहीं करता है ना, तो उसको नहीं करेंगे। तो यही आपको प्रभाव का नियम हो जाता है। तो इसमें कितने नियम हो जाते हैं, सीखने के अधिगम के मुख्य नियम, क्योंकि आपको पता है 8 नियम है टोटल, 5 गौड़ नियम है। कितने, तो 5 आपके कितने हो जाते हैं, 5 गौड़ नियम हो जाते हैं, और आपके 3 कितने हो जाते हैं, तो मुख्य नियम हो जाते हैं। और मुख्य नियम में कौन सा हो जाता है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम हो जाता है। ये नियम, आप जो नियम है बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि कितने नियम होते हैं मुख्य और कितने नियम होते हैं गौड़, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेशन को कंप्लीट करते हैं। अभी आप लोगों की देखिए सीरीज नहीं कंप्लीट हुई, आपका सेशन आज का कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और फ्रेंड्स देखिए, जो मैथ सब्जेक्ट है अभी कंटिन्यू हो रहा था, अभी कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से मैथ जो है आपका कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, उसका क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ का क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और रहा आप लोगों के नोट्स, क्योंकि कई कमेंट्स आते हैं कि हमें नोट्स क्या, यानी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, तो बिल्कुल। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या चार्जेस हैं, तो कोई भी चार्जेस नहीं है, आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे,
ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें और आप लोगों की तैयारी अच्छे से अच्छी हो जाएगी और कोई भी चीज़ रह नहीं जाएगी। ऐसा ना सोचिएगा कि आप लोगों की तैयारी अधर में रह जाएगी या मैम अधर में हमें छोड़ के चली जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। हम आप लोगों का बिल्कुल जो भी सिलेबस है जितना भी है हर एक चीज़ कंप्लीट कराएंगे, प्लस जो पेपर्स हैं 2015 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सबको सॉल्व कराएंगे, जितनी सीरीज हैं पवन सीरीज राजन सीरीज वो सब सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और क्लासेस थोड़े छोटे इसलिए लेते हैं, इसमें आप लोग बोर नहीं होते, और ज़्यादा लॉन्ग क्लासेस लेने लगे तो क्या होगा, आप लोग बोर हो जाओगे, फिर चीज़ें अच्छे से समझ नहीं पाओगे। और एक चीज़ लास्ट में कहना चाहेंगे कि हो सके तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चला कीजिए। जैसे मैथ में तो ज़रूर नोट्स बनाएं, हालांकि हम आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन जो चीज़ अपने आप से नोट्स बनाने में जो चीज़ आपको मिलेगी वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड तो कराएंगे ही कराएंगे, 110% हम आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।